अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस। खुश आमदीद है आपको क्रियो की मैन्युफैक्चरिंग क्लासेस के अंदर। और आज हमारी सेकंड वीडियो है, सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, और आज बाकायदा हम अपनी सेकंड वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इनिशियली इंटरफेस मैन्युफैक्चरिंग का देखेंगे और किस तरीके से एक मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को, एक पार्ट को हम क्रियो की मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो प्लेस करेंगे, उसकी प्लेसमेंट देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने न्यू में जाके मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने पर्टिकुलर नेम डिफ़ाइन करना है। लेट्स सपोज जो मेरा मॉडल है, ये मॉडल, इसका नाम भी पार्ट 01 है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फ़ाइल भी मैं इसी नाम से सेव कर रहा हूँ। और डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट से चेक हटा के मैं यूनिट डिफ़ाइन कर रहा हूँ। और इस तरीके से हम क्रियो के मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफ़ॉल्ट डाटम प्लेन है और वर्क कोऑर्डिनेट है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास डाटम का सेक्शन है, जिसके अंदर डाटम प्लेन, एक्सिस, पॉइंट, कोऑर्डिनेट और स्केच है, जो कि आप जिस तरीके से पार्ट मॉडल में यूज़ करते हैं, इसी तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग में भी इन तमाम टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंपोनेंट के अंदर हमारा रेफरेंस मॉडल आता है। रेफरेंस मॉडल के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। रेफरेंस मॉडल मिसाल के तौर पे जिस पार्ट की भी हमने प्रोग्रामिंग करनी है, उसको हम यहाँ से ब्राउज़ करके इस एनवायरनमेंट के अंदर ला सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वर्क पीस का ऑप्शन। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं वर्क पीस बनाने के। वर्क पीस का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर रॉ मटेरियल आपके पास किस फॉर्म में अवेलेबल है, उसकी डायमेंशंस क्या है, उसकी ज्योमेट्रिकल शेप क्या है। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। फिक्सचर से मुराद ये है कि जब भी जो लोग सीएनसी पे काम करते हैं, जो सीएनसी की ऑपरेटिंग जानते हैं, उनको ये अंदाज़ा है कि पार्ट को हम मशीन के बेड के ऊपर क्लैम्प करते हैं। तो क्लैम्पिंग मेथड क्या है, बेसिकली वो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करना है फिक्सचर में, कि वाई से क्लैम्प करना है या स्ट्रैप क्लैम्प लगाना है या जिगन फिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल में वो मेथड क्या है, और उसका मॉडल बना हुआ होना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं हम मशीन और टूल सेटअप। यहाँ पे मशीन कौन सी मशीन है, मिलिंग है, मिल टर्न है, लेथ है, ईडीएम वायर कट है। तो ये कोर्स बेसिकली जो है वो मिलिंग के अराउंड ही घूमेगा। 3 एक्सिस जो आपकी मशीनिंग है उसके अराउंड ही पूरा कंप्लीट कोर्स होगा। उसके बाद हमारे पास कटिंग टूल्स है, जो कि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे वहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे। इसके साथ ही प्रोसेस का सेक्शन आया था, जिसमें ऑपरेशन है। और उसके बाद प्रोसेस मैनेजर है, ये हम देखेंगे आगे की क्लासेस में। और स्टेप पैरामीटर्स। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ज्योमेट्री का सेक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग ज्योमेट्री क्या है, ये बेसिकली वो रेफरेंस ज्योमेट्री के क्रिएट के टूल्स हैं जो हम प्रोग्राम बनाते हुए क्रिएट करेंगे और उसको अपने प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन करेंगे। वो कोई एरिया भी हो सकता है, वो सरफेस भी हो सकता है, वो वॉल्यूम भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलिंग से रिलेटेड भी टूल्स हैं और लेथ से रिलेटेड भी टूल्स हैं। ठीक है, उसके बाद वैलिडेट का ऑप्शन है, जो कि इस वक्त हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे अभी हमारी कोई वर्किंग नहीं हुई। ना हमने मॉडल डिफ़ाइन किया है, ना हमने वर्क पीस, ऑपरेशन, वर्क सेंटर। तो जब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे, फिर हम इस ऑप्शन को देखेंगे किस तरीके से जो हमने प्रोग्राम बनाया उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आउटपुट फाइल्स है। ये ऑप्शन बेसिकली यूज़ होता है जब आप कोई प्रोग्राम यहाँ पर सक्सेसफुली बना लेते हैं, तो उसको मशीन लैंग्वेज में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये बेसिकली आपकी आउटपुट फाइल के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपना रेफरेंस मॉडल कॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, असम्बली रेफरेंस मॉडल है, इनहेरिट रेफरेंस मॉडल है, मर्ज रेफरेंस मॉडल है। तो इस वक्त मैं असम्बली मॉडल में जा रहा हूँ और यहाँ पर ऑलरेडी मेरा पार्ट 01 मौजूद है, जो कि पार्ट मॉडल के एनवायरनमेंट में यहाँ पर ओपन हुआ हुआ है। ये सिंपलेस्ट पार्ट मैंने इसलिए बनाया ताकि जो लोग भी ये कोर्स करेंगे इन वीडियोस की मदद से, तो उसमें हम सिंपल पार्ट से कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री की तरफ जाएंगे। अगर मैं शुरू में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ले लूँगा तो बिगिनर्स के लिए या लर्नर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा चीज़ों को समझना। ठीक है, तो रेफरेंस मॉडल में जाके जो भी पार्ट जिसकी आपने प्रोग्रामिंग करनी है, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोलर के ऊपर, जिसको आपने मशीन करना है,
उस पार्ट को हम यहाँ पर कॉल करके इस एनवायरनमेंट में ले आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया हूँ, मैं बता देता हूँ कि इस कोर्स का प्री रिक्विजिट ये है कि आपको एटलीस्ट क्रियो के एनवायरनमेंट के अंदर क्रियो सॉफ्टवेयर की पार्ट मॉडलिंग और असेंबली आनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट पार्ट मॉडलिंग तो आनी ही चाहिए, बेसिक पार्ट मॉडलिंग आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, जो लोग असेंबली भी जानते हैं तो ये वाले इस इंटरफेस से वो बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब भी हम असेंबली के एनवायरनमेंट, जो असेंबली इसका सेपरेट मॉड्यूल है, उसके अंदर हम असेंबली बनाते भी हैं और क्रिएट कंपोनेंट से भी और ऐड कंपोनेंट से भी, तो इस इंटरफेस से वो बखूबी वाकिफ़ होंगे। तो यहाँ पर आके हमने बेसिकली अभी कोई भी पार्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है तो जिससे मैं रिलेट कर सकूँ अपने इस पार्ट को, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर दूँगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेट करने से होता क्या है कि, और ओके कर दूँगा, ये मैं आपको बताता हूँ। ये पार्ट यहाँ पर इस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो ऐड हो गया, और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग से होता क्या है कि ये वर्क कोऑर्डिनेट है जो कि डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट था, मैन्युफैक्चरिंग का कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनसी असेंबली डेफ कोऑर्डिनेट सिस्टम की कोडिंग हुई हुई है, उसके बाद मैंने ये पार्ट ऐड किया है। तो डिफ़ॉल्ट पे चेक लगाने से होता ही है, एडिट डेफिनेशन में मैं दोबारा जाके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जब हमने डिफ़ॉल्ट सेट किया तो इससे होता ये है कि पार्ट मॉडल का ये वर्क कोऑर्डिनेट और जो डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट था और मैन्युफैक्चरिंग का ये वर्क कोऑर्डिनेट आपस में मैच हो जाते हैं, यानी इस असेंबली के वर्क कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से पार्ट के एक्स वाई जेड एक्सिस एग्जैक्टली मैच हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि पार्ट मॉडल में आपके वर्क कोऑर्डिनेट की ओरिएंटेशन क्या है, मिसाल के तौर पर वो जानना इतना ज़रूरी नहीं है, या उसको फ़िलहाल उसकी ओरिएंटेशन क्या है ये हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम एक नया मैन्युफैक्चरिंग कोऑर्डिनेट बनाएंगे और उस पर काम करेंगे, ठीक है। जो लोग पार्ट मॉडलिंग करते हैं या जो अभी सीख चुके हैं उन्हें पता, उन्होंने इतना ज़्यादा पार्ट मॉडल के इन्वायरमेंट में वर्क कोऑर्डिनेट की इम्पोर्टेंस के हवाले से इतना ज़्यादा काम नहीं किया होगा, क्योंकि इसका एक्चुअल काम जो है वो असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग में आके स्टार्ट होता है। तो मैं इसको हाइड कर दूंगा। नंबर ऑफ़ स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं जैसे मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया है, ठीक है। अब एक्चुअल में अगर इस पार्ट को मैं ऑब्ज़र्व करूँ तो मुझे पता चलेगा कि बेसिकली मुझे ये पॉकेट जो है वो कट करना है, और हो सकता है कि इसकी सराउंडिंग भी मशीनिंग करनी हो, फेसिंग करनी हो। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सिर्फ इस पॉकेट की मशीनिंग देखेंगे, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप सीएनसी के ऊपर जॉब लगाएं तो कन्वेंशनल के ऊपर आप उसके आउटर साइजेस एटलीस्ट फाइनल करके लाएं, ठीक है। मिलिंग पर, लेथ पर, या शेपर के ऊपर, या जो भी उसकी सरफेस ग्राइंडिंग के ऑपरेशंस हैं वो आप एटलीस्ट फाइनल करके लाएं। यानी कि अगर ये पार्ट मुझे इस पॉकेट को मशीनिंग करना है तो जो रॉ मटेरियल है उसका जो भी साइज़ है वो मैं कन्वेंशनल पर फाइनल करके लाऊं। मिसाल के तौर पे ये 300 है, ये 200 है और ये 75 मिलीमीटर है, ठीक है। तो अच्छी प्रैक्टिस यही है। अच्छा, इसमें फिर नेक्स्ट हमने सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो हमारा वर्क कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन है, ठीक है। यानी जो हमारा मशीनिंग कोऑर्डिनेट है वो हमने यहाँ पर बनाना है। तो हम यहाँ पर 3 रेफरेंसेस की मदद से जो है वो अपना वर्क कोऑर्डिनेट बनाएंगे। अच्छा, इस वक्त मेरे पास जो है वो 3 डेटम जो है, जो असेंबली के और पार्ट मॉडल के हैं, वो एक बॉटम पर है, एक यहाँ पर है जो 300 mm वाली डायमेंशन है उसके पैरेलल है, और एक यहाँ पर वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन में। तो वर्क कोऑर्डिनेट की ओरिएंटेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि आपने जो वर्क कोऑर्डिनेट की पोजीशन यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, आपने मशीन के ऊपर भी अपने वर्क पीस को उसी ओरिएंटेशन के साथ क्लाइम करना है। तो मैं फ़िलहाल ये टॉप फेस ले रहा हूँ, प्लानर फेस को भी हम एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। एक डेटम प्लेन ये ले लिया है और एक डेटम प्लेन ये ले लिया है। तो इस वक्त मेरा जो पार्ट मॉडल है, पार्ट मॉडल के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर बन गया। अब हमने बेसिकली इसको, ये फ्रंट व्यू होगा, ठीक है। यानी अगर मशीन के बेड के ऊपर ऑपरेटर साइड देखी जाए तो ये वाला फेस साइड होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर हम बाकायदा जो है ओपी मार्क करके काम किया करेंगे।
अच्छा, इस क्लैंपिंग के हिसाब से वाई वाली डायरेक्शन ये हो, एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन मेरी ये होगी और वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन मेरी ये होगी, और ये वाली डायरेक्शन जो है जहाँ पर इस वक्त मेरा अभी एक्स है, ये हमारी जेड होगी। तो सबसे पहले हम इसको इसकी रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स की जगह जेड कर देता हूँ मैं, जेड आ गया। और बाकी भी जो है वो डायरेक्शन एक्स और वाई की डायरेक्शन जो है वो मेरी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग सेट हो गया है, ठीक है। तो जनाब ओके, अच्छा ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इसको यहाँ पर आप माउस को एक दफ़ा क्लिक करें तो ये रीनेम हो जाएगा, तो मैं इसको MCS का नाम दे देता हूँ, यानी मशीनिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने कोऑर्डिनेट ले लिया है, यहाँ से हमने मॉडल ले लिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं वर्क पीस की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। ये वर्क पीस हम डिफ़ाइन जो करने जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रोग्राम विदाउट वर्क पीस के भी बन जाएगा, लेकिन इसको बनाने का मकसद ये है कि आप सॉफ्टवेयर के अंदर जब उस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो अगर वर्क पीस नहीं बना हुआ होगा तो वो सिमुलेशन में आप उस प्रोग्राम को इस तरीके से, जैसे ये सॉलिड मॉडल नज़र आ रहा है, इसी तरीके से वर्क पीस का सॉलिड मॉडल रिमूव होता हुआ नहीं देख सकते, ठीक। तो मैं इस वक्त ऑटो ऑप्शन ही यूज़ करता हूँ। यहाँ पे दो आपके पास ऑप्शन है, एक रेक्टेंगुलर है, एक सिलेंड्रिकल है। इस यह डिपेंड करता है कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर दिया। प्लेसमेंट में जाके आपने यहाँ पर वर्क कोऑर्डिनेट जो कि डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ होगा, हो सकता है असेंबली का हो या पार्ट मॉडल का हो, तो इसमें मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपना एक्चुअल जो मैन्युफैक्चरिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है जिसमें आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की टोटल डायमेंशन बता रहा है, ठीक है। अगर आपका वर्क पीस इससे बड़ा है तो आप ओवरऑल यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं इसको। लेट सपोज मैं 310 कर देता हूँ, तो 5-5 mm पर साइड जो है वो आपका वर्क पीस बड़ा बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको, अच्छा अगर आप यहाँ से ओवरऑल डायमेंशन बड़ी करेंगे तो वो इस वर्क कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले ऑप्शन में अगर किसी पर्टिकुलर साइड पर आप मटेरियल बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस में 25 mm मटेरियल बड़ा रखा है, बड़ा कर दिया, तो यहाँ से आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इन तमाम डायरेक्शन को रोटेशन के हवाले से यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूँ 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री जो है वो एक्स एक्सिस की रोटेशन के अकॉर्डिंग ऑफसेट हो गया। तो फ़िलहाल अभी मुझे इन तमाम ऑप्शन को मैं ज़ीरो ही रहने दूंगा, ठीक है। और यहाँ से भी हम इसको ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने ये वर्क पीस डिफ़ाइन कर दिया। अगर यहाँ से मैं पार्ट को हाइड करके देखूँ तो ये बेसिकली मेरा वर्क पीस है, यानी रॉ मटेरियल मुझे कुछ इस फॉर्म के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब हमने वर्क पीस भी अपना डिफ़ाइन कर दिया है। इसके बाद आ जाते हैं हम वर्क सेंटर। वर्क सेंटर में मैं मिल्क ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एज सच मैंने, आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक मशीन। यहाँ पर मैं जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक टू एडवांस जब हम जाएंगे तो हम बेसिक पैरामीटर से एडवांस पैरामीटर की तरफ जाएंगे। तो आपने जस्ट मिलिंग वर्क सेंटर को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना। तो यहाँ पर आपकी मशीन स्पेसिफाई हो गई है कि इस पार्ट की प्रोग्रामिंग के लिए मशीन कौन सी है, ठीक है। तो ये मिल यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद ऑपरेशन में जाना है मैंने। ऑपरेशन में जाके मैंने इसका ओरिजिन डिफ़ाइन करना है और ये रहा वो MCS। यहाँ पर दोबारा हमने मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है, ठीक है। अच्छा, जब आप वर्क पीस बनाएंगे तो एक कोऑर्डिनेट जो है वो सेंटर में बना हुआ आएगा, ये हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और एक जो है वो इसके अंदर होगा। तो इन दोनों को फ़िलहाल आप हाइड कर दीजिए, ठीक है। इनका फ़िलहाल कोई काम नहीं है। अच्छा, जब भी आप कोई चीज़ पार्ट मॉडल में या मैन्युफैक्चरिंग में या असेंबली में हाइड करते हैं और आप चाहते हैं कि ये परमानेंटली हाइड रहे, यहाँ पे कमांड ट्री के अंदर जो भी ऑप्शंस आप कमांड को आप हाइड करें, तो आप चाहते हैं कि ये परमानेंट हाइड है, यानी जब इस पार्ट को मैं लेट सपोज सेव कर देता हूँ और दोबारा से इसको ओपन करूँगा तो भी ये फीचर्स जो है वो हाइड हुए गए हैं। तो उसके लिए आपने करना ही है
लेयर ट्री के अंदर जाना है और लेयर्स में जाके सेव स्टेटस कर देना है। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज़ करके दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये क्लोज़ कर देता हूँ। दोबारा से इस फाइल को यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और ये वो मैन्युफैक्चरिंग फाइल है। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, आप देखें यहाँ पर ये दो ऑप्शंस जो हैं वो हाइड हुए हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप डेटम हाइड करना चाहें तो डेटम भी हाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जैसे ही हमने ऑपरेशन जो है वो डिफ़ाइन किया, आप यहाँ देखें मेल का ऑप्शन आ गया। यहाँ से इंसर्ट हेयर को सेलेक्ट करके मैं ड्रैग करके ऊपर लेके जाता हूँ। यानी अगर हमारी यहाँ तक की वर्किंग है जहाँ पर हमने मशीन डिफ़ाइन किया, तो मेल का ऑप्शन यहाँ पर अभी इस वक्त नहीं आया है। जैसे ही मैं ऑपरेशन डिफ़ाइन करूँगा मेरे पास मेल का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। जैसे ही मैं इसको क्लिक किया है, डेटम आ गया। यहाँ पे डेटम के सारे टूल्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग ज्योमेट्री है यानी रेफरेंस ज्योमेट्री है, ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। यहाँ पर मिलिंग के तमाम ऑपरेशंस यानी जो भी क्रियो कमांड ऑफर कर रहा है मिलिंग ऑपरेशंस बनाने के लिए, वो तमाम यहाँ पे मौजूद है। रफिंग के अंदर रफिंग है, वॉल्यूम रफ है, फेस है, री रफ, प्रोफाइल, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सरफेस मिल है, फिनिशिंग है, कॉर्नर फिनिशिंग, ट्रेजेक्ट्री 2D और ट्रेजेक्ट्री, इंग्रेविंग, राउंड चैम्फर। अच्छा, इसके बाद मिलिंग है और होल मेकिंग साइकिल है, यानी आपके सारे ड्रिलिंग, रीमिंग, चैम्फरिंग, बोरिंग, टैपिंग के तमाम साइकिल्स यहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो यहाँ तक हमारा मॉडल को क्रियो के एनवायरनमेंट के अंदर लाना, और हमने यहाँ से मॉडल ऐड किया। मॉडल ऐड करने के बाद हमने मशीनिंग कोऑर्डिनेट डिफ़ाइन किया। ये ज़रूरी नहीं है कि पार्ट का सेंटर ही हो, ये कोई एज भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है टॉप फेस हो, ये बॉटम फेस भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने वर्क पीस डिफ़ाइन किया ऑटो के ऑप्शन से जाके, और उसके बाद यहाँ पे मैंने फिक्सचर कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया। डायरेक्ट वर्क सेंटर डिफ़ाइन किया है, और टूल कटिंग टूल्स भी यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। जब मैं प्रोग्राम बनाऊँगा, तो जब इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाऊँगा तो वहाँ पर मैं टूल्स डिफ़ाइन करूँगा। और ऑपरेशंस में जाके हमने अपना मशीनिंग कोऑर्डिनेट ऐड किया, और ऑपरेशन डिफ़ाइन करने के बाद मिलिंग का ऑप्शन मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट अब रेडी है हमारा प्रोग्राम बनाने के लिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे और प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।